नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी वजाद। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सफल। सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि पापा होश में हैं, बातें कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मीसा भारती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि पापा ठीक है। ऑपरेशन से पहले रोहिणी ने लालू के साथ फोटो ट्वीट की थी। कहा है कि रेडी टू रॉक एंड रोल, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी खैरियत मेरी ज़िंदगी। आरजेडी सुप्रीमो के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। रोहिणी और लालू दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू का ऑपरेशन हो रहा है। सीएम वाघले बोले मोदी मौत के सौदागर हैं। पूर्व सीएम वाघले बोले मोदी मौत के सौदागर हैं। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक तरफ फिर मौत का सौदागर जुमला गूंज रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा है। वाघले फिलहाल किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, लेकिन उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघले कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में सोमवार को दूसरे फेज में 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 873 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। वाघले ने एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि 1 दिसंबर को गुजरात में हुई वोटिंग एंटी बीजेपी और नीरस रही। दिसंबर को भाजपा का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया। गुजरात की जनता व्यापार के समझने वाली जनता है। उसका भविष्य क्या होना चाहिए वह जानती है। पाकिस्तानी ड्रोन को पंजाब मार कर गिराएगा अर्जुन। 29 नवंबर 2022 यानी मंगलवार को उत्तराखंड के ओली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस दौरान चीनी कैमरे से लैस बाज कमांडो अर्जुन के आसमान से उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। अब चीन के निगरानी के लिए LAC इस बाज की तैनाती होने सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। वीडियो 1 दिसंबर 2022 का है। इसमें भारतीय सेना के ट्रेंड बाज अर्जुन एक ड्रोन को तबाह करते हुए नजर आ रहे। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय सेना के ट्रेंड बाज अर्जुन के सिर में कैमरा और शरीर में GPS लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी सीमा की निगरानी के लिए तैनात किए जाने वाले इस बाज के सिर पर एक चीनी कंपनी का कैमरा लगाया गया था। सेना अधिकारियों ने बताया है कि मेरठ के रिमाउंड वेटनरी कॉर्पस ने इससे ट्रेनिंग दी थी। ये बाज दुश्मन ड्रोन को गिराने के अलावा अपने सिर में लगे कैमरे के जरिए दुश्मन देशों के आसमान और जमीन की हर गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। उड़ान भरने हुए बाज की सही लोकेशन पता करने के लिए उसके शरीर में GPS लगाया गया है। कर्नाटक सीएम बोले राहुल को RSS की जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को जय सिया राम कहने की नसीहत दी है। अगर मालवा में राहुल ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ श्री राम कहती है तो उनकी पार्टी में कोई महिला विंग भी नहीं है। राहुल के इस बयान पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल को RSS की पूरी जानकारी ही नहीं है। बोम्मई बोले वे RSS को पूरी तरह से जानते ही नहीं है। उसमें एक वुमेन विंग जिसका नाम दुर्गा वाहिनी है। हम किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत पर भारत माता की जय के नारे के साथ करते हैं। अगर आपको संबोधित करते हुए राहुल ने कहा है कि पंडित जी ने मुझसे कहा है कि आप अपनी स्पीच में पूछे कि भाजपा के लोग जय श्री राम करते हैं लेकिन जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। RSS और भाजपा के लोग भगवान राम की भावना से जिंदगी नहीं जीते हैं। ये RSS के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम का प्रयोग कीजिए। सीता जी का अपमान मत कीजिए। गुजरात चुनाव खत्म होने से पहले बीजेपी की नई तैयारी। गुजरात में चुनाव खत्म होने से पहले भाजपा ने अगले चुनाव को तैयारी शुरू करने का निर्णय कर लिया है। आज से दिल्ली की भाजपा मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक होगी जिसमें अगले साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी अहमदाबाद में वोट डालने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी को संबोधन में बैठक की शुरुआत होगी। चुनावों के अलावा बैठक में अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी
सह प्रभारी, मोर्चे के प्रभारी और संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। 2018 के लास्ट में हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चली गई थी। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस विधायक का आरोप, भाजपा ने जानलेवा हमला करवाया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक का बयान सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस विधायक क्रांति खराड़ी के आरोप लगा है कि भाजपा उम्मीदवार लाधू पारधी के साथ लाल कृष्ण बराड़ और उनके भाई वदन जी समेत 150 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। खराड़ी ने बताया है कि रात 9:30 बजे करीब अपने वोटर्स के पास जा रहे थे, तभी उनकी कार को रोका और उन्हें घेर लिया। हमलावर अपने साथ तलवार और अन्य हथियार लेकर आए थे। उन लोगों ने खराड़ी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खराड़ी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे और 3-4 घंटे जंगल में छिपे रहे। इसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढते हुए जंगल पहुंची और फिर इलाज के लिए अस्पताल में ले गई। क्रांति खराड़ी गुजरात में की आरक्षित दांता सीट में कांग्रेस कैंडिडेट और मौजूदा विधायक हैं। जातिगत रैलियों पर रोक क्यों ना लगा दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने यूपी के 4 राजनीतिक दलों भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूरी तरह से क्यों नहीं रोक लगा दिए जाना चाहिए। उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। बता दें कि 9 साल पहले पारित किए गए अपने अंतरिम आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट ने नए नोटिस जारी किए। इस याचिका का पेश करने वाले ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियों के कारण कम संख्या वाली जातियां अपने ही देश में दोयम दर्जों की नागरिक बना गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के अगली तारीख 15 दिसंबर तय की गई। हाईकोर्ट ने 2013 में भी अंतिम आदेश जारी करते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, मूर्ति जसप्रीत सिंह को पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा वर्ष 2013 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने की मांग की थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर देर रात डीसीएम की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग डीसीएम की कैबिन में फंसकर घायल हो गए। कैबिन में फंसे लोगों को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल अवस्था में निकाला, उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसा थाना नौ झील क्षेत्र में हुआ। हाथरस में सब्जियों में लेकर अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र निवासी संजय नोएडा जा रहे थे। डीसीएम मिर्च और मटर लेकर जा रहे थे। संजय की गाड़ी थाना नौ झील क्षेत्र में माइलस्टोन 68 के पास पहुंची कि तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना तेज था कि डीसीएम के ड्राइवर कैबिन में बैठे 3 लोग उसी में फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना नौझील पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद कैबिन में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे 3 लोगों को घायल अवस्था से बाहर निकाला। बार हो रहा है विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। उसमें सीनियर टीम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हरियाणा की शेफाली वर्मा को टीम का कैप्टन चुना गया। दुनिया के क्रिकेट संचालित करने वाली संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी पहली पहली बार महिलाओं के अंडर 19 T20 वर्ल्ड का आयोजन करने जा रही है। टूर्नामेंट अगले साल 14 से 29 जनवरी के बीच साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज में यह सीरीज अहम मानी जा रही है। ऐसे में बोर्ड ने सीरीज के लिए अलग से टीम घोषित की। T20 सीरीज की शुरुआत 27 दिसंबर से होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 4 जनवरी 2023 को खेला जाएगा। मिर्जापुर 3 की शूटिंग हुई पूरी। बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने मिर्जापुर की पूरी टीम के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी है कि इसके तीसरे पार्ट की शूटिंग पूरी हो गई है। साथ ही उन्हें इमोशनल नोट लिखते हुए कहा है कि सीजन का सफर उनके लिए बहुत अलग और शानदार है। अली फजल ने कहा है कि ये मैसेज मेरी सबसे प्यारी टीम के लिए
मिर्ज़ापुर की दुनिया में आपके द्वारा लाए गए प्यार और कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का सफ़र मेरे लिए बहुत अलग और शानदार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुड्डू पंडित उन सेटस पर काम करने व्यक्ति से प्रेरणा हासिल करते हुए अली फजल ने आगे लिखा है कि ये सीरीज़ के बाकी 2 सीज़न का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत कुछ ऐसा ही था। बाकी 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।